हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया मौज में। गाइस, हमने पीजीबीपी अभी कंप्लीट किया है रिवीजन उसका। और आज जो है मैं कुछ फुल क्वेश्चंस आपको पीजीबीपी के जो आते हैं, जो फुल क्वेश्चन मतलब जिसके अंदर प्रॉपर हमें पी एंड एल या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह दिए होते हैं, और फिर उसको एनालाइज करके किस तरीके से आप जो है वो इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी कैलकुलेट करते हो या टोटल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, उस पर हम बात करके चलेंगे। तो आज बेसिकली दो क्वेश्चंस आज की इस सेशन में हम कवर करेंगे, और मैं प्रॉपरली करवाने की कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन की एग्जाम में आएगा तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो आइए जी, प्लीज एक बार सब लोग मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे है वो मेरे साथ में पढ़ के चलना। आपके आईसीआई के ही मॉड्यूल के अंदर जो लास्ट में दिए गए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसी का ये पार्ट है। मिस्टर शिवम, ए रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचीन, gives the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024। ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ट्रेडिंग और पीएनएल के रिगार्डिंग। ये आपको मेनली ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और ग्रॉस प्रॉफिट है 3,03,600 रुपए का। सैलरी का खर्चा दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। अकाउंट्स के हिसाब से होगा ये डेप्रिसिएशन, क्योंकि पीएनएल में दिया हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200 की दी हुई है, पोस्टेज टेलीग्राम दिया हुआ है, और फिर लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर शॉर्ट टर्म दिया हुआ है। ये पीजीबीपी में नहीं, ये कैपिटल गेन्स में कंसीडर होगा। ये कहाँ कंसीडर होगा आपके लिए? कैपिटल गेन्स। तो जो चीज पीजीबीपी के हेड में नहीं कंसीडर होगी उसको हम रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उनके इफेक्ट्स हटाने पड़ेंगे। अदर जनरल एक्सपेंसेस कुछ दे रखे हैं, और फिर नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए का दे रखा है। क्रेडिट में आप देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर इनकम फ्रॉम यूटीआई है, ये अदर सोर्सेज की आपकी इनकम है। ठीक है, आपकी ये इनकम यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। ये कहाँ की इनकम है? अदर सोर्सेज की इनकम है। हाँ, एक लॉस है वो कैपिटल गेन का, वो भी यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। आइए जी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ के चलना है। पहली, इट वॉज फाउंड दैट द सम स्टॉक वर omitted टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यूज ऑफ विच वर। ठीक है, देखो इसमें कहा गया कि हमें कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में कुछ अमाउंट जो है वो ऐड होना है या फिर कंसिडर होना है या इंक्लूड होना रह गया, ओमिट हो गया। ओपनिंग स्टॉक, तो भाई ओपनिंग स्टॉक में जैसे ही ऐड करोगे तो ओपनिंग स्टॉक तो बढ़ेगा, बट ओपनिंग स्टॉक का बढ़ने पे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? जो पीजीबीपी या फिर नॉर्मली आपका प्रॉफिट है उस पे क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाए। ओपनिंग स्टॉक का नेगेटिव रिलेशन होता है, आप भी देख सकते हो पीएनएल के अंदर डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड है। अब डेबिट साइड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वैसे ही प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को 18,000 से बढ़ाना है, और क्लोजिंग स्टॉक का 18,000 से बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट भी कितने रुपए से बढ़ जाएगा? 18,000 से बढ़ जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। सैलरी इंक्लूड्स 10,000 पेड टू हिज ब्रदर, अपने भाई को पे कर रहा है, विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000, इसमें से 2,000 रुपए तक का अनरीजनेबल है। तो भाई जो अनरीजनेबल है वो डिसअलाउ हो जाएगा एज पर सेक्शन 40A2। तो मेनली आपके लिए ये वाला जो 2,000 रुपए जो 40A2 का पार्ट है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। आपको याद भी हो तो रिवीजन के अंदर हमने इसको कंसिडर किया था। अगर मैं आपको शो करूं तो ये देखो, आपके लिए यहां पे हमने रिवीजन के टाइम पे इसको कंसिडर भी किया था डिसअलाउंस में। ये 40A3 की डिसअलाउंस आ गई, ये 40A2 अगर आप देख सकते हो तो भाई अगर अपने किसी रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट या फिर अनरीजनेबल पेमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाती है? डिसअलाउ हो जाती है। तो सेक्शन 40A2 यहां पे आपका लग गया। डन है, इतनी बात है, होपफुली शायद आपको समझ आती है। फिर आगे देखना, ये पूरा डिसअलाउ हो जाएगा क्या? 10 नहीं, 2,000 डिसअलाउ होगा। डिसअलाउ होने का मतलब क्या है कि खर्चा है, जैसे ही आप इसको डिसअलाउ करोगे मतलब आपके प्रॉफिट में से ये पहले से क्या हो रखा होगा? माइनस। तो आप प्रॉफिट में से वापस प्रॉफिट में इसको वापस से क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट टू रमेश। सारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप कैश में पे करते हो और वन टाइम, और एक ही पर्सन रमेश को पे करते हो। एंड द प्रिंटिंग स्टेशनरी इज 23,200। कंप्लीट डिसअलाउ हो जाएगा 40A3 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 40A3 के हिसाब से कंप्लीट डिसअलाउंस अराइज होगी यहाँ पे। रीजन क्या है भाई? अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट एक दिन में एक पर्सन को, ठीक है, कैश में की जा रही है, ठीक है, एक दिन में एक पर्सन को कैश में की जा रही है, तो भाई फिर वो क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है आपके लिए 40A3। फोर्थ पॉइंट, द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000 वार बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो 1,05,000 का ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा है वो कुछ इस इन्फॉर्मेशन पे है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू 31/3/2023 को डेप्रिसिएशन जो पिछले साल का था 22-23 का, वो माइनस करने के बाद में कितनी है? 4,20,000। ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपको मिल गई 4,20,000।
ए न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉट ऑन द 1/7/2023। अब 1/7 को खरीदा है तो मेनली आपका 180 दिन से ज्यादा यूज होगा। प्लांट एंड मशीनरी कुछ दिया नहीं है तो जनरल रेट भी 15% लगेगा, ध्यान रखना। तो 70,000 रुपए इस 4/20 में ऐड हो जाएंगे। 2 प्लांट्स जो है वो सेल कर दिए हमने 1/10/2023 को 50,000 रुपए, तो ये माइनस हो जाएगा आपके लिए डायरेक्टली, और यहां से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाओगे। फिर 5th पॉइंट, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 3400 पेड ऑन 7 अप्रैल 2024। भाई कोई भी टैक्स जो है वो आपको अलाउ हो जाता है अगर आप पेमेंट करते हो एक्सेप्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा अगर कोई भी टैक्स की आपने पेमेंट करी है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा तो वो आपको खर्चे के तौर पे अलाउ हो जाता है। लेकिन पेमेंट कर पे बेसिस पे अलाउ होता है 43B लगता है इस पे। क्या लगता है बेसिकली आपका 43B, और 43B के हिसाब से अगर आपने पेमेंट ऑन टाइम करी है, मतलब इस साल में पेमेंट की है तो अलाउ हो जाएगा। 43B में जो टाइम लिमिट है वो है कि भाई रिटर्न ऑफ डेट की रिटर्न ऑफ फाइलिंग की जो डेट है उससे पहले पहले पेमेंट करनी है, रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले। और ये पेमेंट अगर आप देखोगे तो 7 अप्रैल को ही कर दी। अब रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वो 31 अक्टूबर और 31 जुलाई होती है, तो उससे पहले पहले 24 ही है, उससे पहले पहले पेमेंट होगी तो ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन सब पॉइंट पे हमें जैसे अलाउ हो जाएगा तो इसका कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई ये देखो रेंट एंड रेट्स में पहले से इंक्लूडेड है। अब ये रेंट और रेट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, रेंट और रेट्स में पहले से 3400 रुपए का जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब वो पहले से मेरे प्रॉफिट में से क्या हो रखा है, वो पहले से मेरे प्रॉफिट में से क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। तो अब मैं दोबारा माइनस नहीं करूंगा। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि दोबारा से इसको माइनस करने बैठ जाते हैं, तो दोबारा माइनस नहीं करोगे। 6 पॉइंट, अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 पेड एज ए डोनेशन टू ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो भाई पीजीबीपी के हेड में ये अलाउ नहीं होगा। हाँ, आपको 80C वगैरह के अंदर, 80G के अंदर सॉरी, वहां पे आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन पीजीबीपी के हेड में ये खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पीजीबीपी के हेड में हम डिसअलाउ करेंगे, लेकिन हाँ 80G वगैरह के अंदर जब आप टोटल इनकम वगैरह निकालोगे लास्ट में तो वहां आपको ये 2000 की डिडक्शन, मेनली क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो 50% की आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। होपफुली इतनी बात समझ आती है। You are required to compute the profit and gains of Mr. Shivam under presumptive taxation 44AD के हिसाब से निकालना है। 44AD के अंदर क्या है भाई, 6 और 8% होता है। अगर आपकी टर्नओवर जो है वो मेनली 2 करोड़ तक की है, तो 2 करोड़ से ज्यादा जाती है तो ऑब्वियस सी बात है 3 करोड़ तक ये देखा जाता है। 5% अगर बैंकिंग मोड से है तो 3 करोड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 करोड़ तक प्रिजम्पटिव बेसिस ले सकते हो आप। And profit and gains as per the regular provision of the act, assuming he has exercised the option of shifting out of the default tax regime, मतलब उसने ऑप्ट आउट किया है मेनली डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से, अंडर सेक्शन 115 बीएससी से क्या किया है उसने, ऑप्ट आउट किया है। Assume that the whole of the amount of the turnover received by the account pay check or use of electronic clearing system थ्रू बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इट मींस इस पे जो इनकम, मिनिमम इनकम आप कैलकुलेट करोगे वो 6% से कैलकुलेट करके चलेंगे। डन, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पीजीबीपी इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द शिवम, मिस्टर शिवम, अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी निकालना है, और प्रॉफिट एंड गेन्स एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब नॉर्मल टैक्स रिजाइम मेनली आपको ऑप्ट आउट कर लिया गया है न्यू टैक्स रिजाइम से, आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो। तो अब देखना इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखना। मेरा क्या वे है, अल्टरनेट वेज क्या हो सकते हैं, आप उन अल्टरनेट वेज में से कौन सा अपनाना चाहते हो, आपकी अपनी चॉइस है। बट मैं जो तरीका जिससे मुझे ओवर द पीरियड सक्सेस मिली, या जो मैं तरीका अपनाता था, मैं वो आपके साथ में डिस्कस करके चलूंगा कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले मेरे लिए सबसे मेजर वर्किंग नोट जिसका बनता है, मैं वो वर्किंग नोट बनाता हूं हमेशा। हमेशा मेरे लिए जिन भी चीजों में सबसे मेजर वर्किंग नोट बनता है वो बनाता हूं। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई मेरे लिए अगर कोई वर्किंग नोट्स बन रहे हैं तो मैं ये वो वर्किंग नोट्स यहाँ पे शुरुआत में जो मेरे लिए बन रहे हैं, जिसमें से डेप्रिसिएशन एक मेरे लिए, वो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये लो, सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, बहुत प्रॉपरली, बहुत आराम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आओ जी, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए आपके पास में सबसे पहले दे रखा है यहां पे WDV ऑफ प्लांट एंड मशीन, WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31/3/2023 की,
मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है और वो दी हुई है 4,20,000। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे गिवन थी, मैंने उठाया और देख लिया सबसे पहले 4,20,000 की मेरे को डब्ल्यूडीवी गिवन है। मेजर है ये पॉइंट। इस 4,20,000 में से मैं प्लस कर दूंगा पहले एक ऐसा एडिशन जो कि मैंने 1/7/2023 को किया है। एडिशन ऑन 1 जुलाई 2023 इट्स यूज्ड पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। ये पुट टू यूज है, पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। पुट टू यूज कितना है? 180 दिन से ज्यादा, 180 दिन से ज्यादा पुट टू यूज हो रखा है, और 180 दिन से ज्यादा पुट टू यूज है तो आप ऐड कर दोगे पूरे पूरे 70,000 रुपए, ये लो। फिर लेस कर दोगे आपके लिए सेल कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड प्लांट्स, सेल कंसिडरेशन ऑफ टू ओल्ड प्लांट्स। दो पुराने प्लांट्स आपने बेच दिए, और जो दो पुराने प्लांट आपने बेचे हैं वो 50,000 रुपए के बेचे हैं। तो ये लो, ये 50,000 आप यहां से क्या करवा दोगे? माइनस। तो अब आ जाएगा हमारे पास में डब्ल्यू डी वी एज ऑन 31/3/2024 बिफोर डेप्रिशिएशन। बिफोर डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन माइनस करने से पहले। तो ये हो गया 4,40,000। डेप्रिशिएशन, क्योंकि गाइस जो हमने मशीन खरीदी है वो 180 दिन से ज्यादा यूज हो रही है, तो पूरे पे बेसिकली वही नॉर्मल रेट लगेगा। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 32 के हिसाब से 15%। तो ये है 4,40,000 का 15%, दिस इज 66,000। ये लो 66,000 का डेप्रिशिएशन लगाया। अब ये माइनस करने के बाद में डब्ल्यू बच जाएगी आफ्टर डेप्रिशिएशन। डब्ल्यू एज ऑन 31/3/2024 आफ्टर depreciation, and this is your 374। डन है, होपफुली डन। तो ये पहला वर्किंग नोट डेप्रिशिएशन मेरे को मिल गया, 66,000 का डेप्रिशिएशन है एज पर इनकम टैक्स। अब इसके बाद कौन कौन सी चीजों पे मेरे को नोट डालने की जरूरत है, कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मेरे को यहां पे नोट डालने की जरूरत है, मेजर पॉइंट्स। ठीक है, छोटे मोटे पॉइंट के तो आप जब सॉल्यूशन करोगे उसी के साथ में भी लिख सकते हो, लेकिन जो मेजर पॉइंट है जिसके नोट मेरे को डालने हैं, भाई मैं नोट पहले क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दूसरा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए नोट लिखना इजी है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैं ये नोट लिख दूंगा, ठीक है, मेरे को दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये वेट करोगे कि भाई मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं फिर वर्किंग नोट जो है बनाऊंगा लास्ट के अंदर, तो भाई वहां पे जो है वो मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा है और टाइम टेकिंग भी ज्यादा है वो। तो अगर आपको टाइम टेकिंग कम करना है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के साथ साथ में वर्किंग नोट और जो मेनली आपके लिए जरूरी नोट है वो देते हुए चलो। आओ जी, अब नोट कैसे देंगे ध्यान से देखना। और कोई पॉइंट है क्या? मेजर डेप्रिशिएशन का था वो डन किया, इसके अलावा कोई और पॉइंट है क्या? क्लोजिंग स्टॉक तो ये ओमिशन वगैरह है, तो ये तो कुछ खास पॉइंट है नहीं। सैलरी वाला, इसके लिए नोट जरूर लिखूंगा मैं जी, बिल्कुल। आओ, सैलरी के लिए जरूर मैं नोट लिखूंगा। सैलरी पेएबल और पेड टू ब्रदर, नाम दे रखा है क्या ब्रदर का? नहीं, कोई नाम नहीं दे रखा। सैलरी पेएबल और पेड टू ब्रदर इज अनरीजनेबल, अनरीजनेबल टू extent of ₹2,000 is disallowed, disallowed as expense as per
सेक्शन याद है तो ठीक है, एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिख दो, ठीक है। एज पर सेक्शन 48(2), एज पर सेक्शन 48(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 डन है। होपफुली इतनी बात समझ आती है। ये दूसरा नोट डाल दिया मैंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई नोट की जरूरत है क्या। ये डन है भाई। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे नोट डालना पड़ेगा क्योंकि कैश से ज्यादा की पेमेंट करिए। पेमेंट इन कैश more than ₹10,000 a day to a person is completely disallowed, is completely disallowed, completely disallowed as per section 40(a)(3) of इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप हर जगह इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं भी लिखना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ इतना लिख दोगे एज पर सेक्शन 40(a)(3), ठीक है। तो ये इतना अंडरस्टैंडेबल है कि क्या किस चीज का है, बेसिकली इनकम टैक्स का ही होगा, किसी और का तो नहीं होगा। होपफुली डन है। तो आपके लिए यहां पे सो द अमाउंट पेड या पेएबल, पेड और पेएबल जो भी है, पेड और पेएबल फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी is completely disallowed, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा 100%। मतलब पूरे 23,200 रुपए जो भी है, 400 जो भी है, वो पूरा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। कितना था, 23,200। डन है। ये हो गया। डेप्रिसिएशन हमने डाल दिया। जीएसटी वाले पे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका 43B लगता है और आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले पेमेंट कर दी, तो जीएसटी पे भी आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। देखो नोट्स लिखने के ही नंबर है और इसी में ही टाइम लगता है, क्वेश्चन को बाकी करने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप टाइम बचाना चाहते हो तो शुरुआत में जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो नोट लिखते हुए चलो, ठीक है। आपको बाद में फिर एक्स्ट्रा नोट कुछ डालना नहीं पड़ेगा, इन नोट का रेफरेंस लेकर के सॉल्यूशन कर देना है, बस बात खत्म। जीएसटी लाइबिलिटी is GST liability paid या GST liability paid is a allowable expense if it is actually paid by the assessee before due date of return filing as per section return filing as per section 43B. So the GST is paid as on कितनी डेट है,
7/4 को पे किया है। सो द GST पेड एज ऑन 7/4/2024 इज अलाउड एज एक्सपेंस। क्या हो जाएगा? ये एज एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। डन है। ये आपके लिए रेंट रेट वाला हो गया। फिर आ जाता है बेसिकली जो डोनेशन पेएबल है। डोनेशन पेएबल की डिडक्शन आपको यहां नहीं मिलेगी। हाँ, 80G वगैरह में आप क्लेम कर सकते हो, तो ये बात भी हम लिख देते हैं। डोनेशन पेड बाय assessee to a charitable institution is not allowed under the head PGBP, but it can be claimed as deduction। सेक्शन याद ना हो ना तो लिख देना कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अंडर चैप्टर, देखो ये बहुत अच्छा साउंड करता है कि अंडर चैप्टर 6 से। सेक्शन याद नहीं है, हमारे लिए भी इजी है कि अंडर चैप्टर 6 से, बट मेरे को याद है तो मैं लिख देता हूं। बट इट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। कौन से सेक्शन में क्लेम कर लिया जाएगा? 80G में क्लेम कर लिया जाएगा। होपफुली डन है। हमने ये 5 नोट बना दिए भाई। मैं डैम श्योरिटी से कह रहा हूं, आपने अच्छे से लिखा है, अच्छे से नोट्स बनाया है। कोई भी पढ़ेगा ना आपके नोट शुरुआत में और वो सारे सही होंगे भाई। वो सॉल्यूशन मतलब वो आपको ज्यादा नंबर देना चाहेगा, ठीक है। मतलब आपके एक आध, जैसे आपने पहले आंसर किया और आंसर में गलती है तो आंसर देख के आपके नंबर वहां पे ही काट लेगा। फिर नोट में नोट देखेगा, बाद में देखेगा सही से पढ़े ना पढ़े। पहले ही नोट लिखे होंगे सही से पढ़ेगा और नोट प्रॉपर लिखा है, प्रोविजन प्रॉपर लिखा है। आंसर में एक आध मिस्टेक भी होगी ना तो भी आप हाइयर साइड पे रहोगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना। हाँ, होपफुली इतनी बात डन है। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास में ये हो गया अदर चैरिटेबल, ये वो फलाना ढिमकाना। इसके बाद डन है। नीचे कुछ ऐसा है नहीं, ऊपर कुछ है जिसपे हमें नोट लिखने की जरूरत है। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, तो इस पे भी लिख देता हूं 6 पॉइंट। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स loss on sale of shares cannot be claimed against PGBP income। It can be carry forwarded under capital gains and can be set off against future capital gain income। तो होपफुली इतने नोट्स मोर देन इनफ है आपके इस क्वेश्चन के लिए, जो 6 नंबर के अंदर आपके आसपास का क्वेश्चन बनेगा। एंड यूटीआई इनकम पे भी एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं कि इट्स चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। ठीक है, ये कहां चार्जेबल होगा आपका? अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। यूटीआई इंटरेस्ट है क्या, क्या है? डिविडेंड है, देखना एक बार। हाँ, इनकम फ्रॉम यूटीआई कुछ नहीं है, तो इनकम फ्रॉम यूटीआई, इनकम फ्रॉम यूटीआई is chargeable to tax under
द हेड अदर सोर्सेस, तो वो आपके कैपिटल के सॉरी वो आपके पीजीबीपी के इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो कहां चार्जेबल होगा? अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। नाउ हमारे लिए मेन सॉल्यूशन जो आता है यहां से, मेन सॉल्यूशन होगा, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट भी बना लूंगा, स्टेटमेंट शोइंग इनकम, स्टेटमेंट शोइंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर नॉर्मल प्रोविजन। फिर हमें 44 एडी भी अप्लाई करवाना है, प्रेजेंटिव बेसिस पे से भी बताना है, तो वो तो इजी है, सेल्स उठाएंगे, सेल्स का 6% निकाल देंगे, बात खत्म। ये लो, यही पार्ट मेजर है आपके लिए, इसके लिए आपके जो डिसअलाउंस है, जो अलाउंस है, वो आप कंसिडर करिए। जो पॉइंट जैसा जैसा दिया हुआ है मैं वैसे वैसे शो करता हुआ चलूंगा, एड लेस करते हुए चलेंगे। आइए जी, बहुत ध्यान से, ये हो गया आपके लिए पर्टिकुलर्स रुपीज, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेट प्रॉफिट कितने रुपए का दे रखा है? 50,000 रुपए का, ये लो। अब मैं ऊपर से चीजें उठाता हूं, और सबसे पहले मेरे को जो लॉस दे रखा है उसको डिसअलाउ करवाता हूं। तो भाई ये ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। आप इसमें लिख भी सकते हो, नोट नंबर कितना है? 6, वर्किंग नोट नंबर 6 का रेफरेंस दे सकते हो कि क्यों ऐड किया हमने। 8100 रुपए, 8,100 रुपए ऐड कर दिया। फिर इसमें से माइनस कर दूंगा इनकम फ्रॉम यूटीआई, तो भाई ये लो, इनकम फ्रॉम यूटीआई मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, और इनकम फ्रॉम यूटीआई दे रखा है मेरे को अमाउंटेड टू 2,400, 2,400 रुपए, ये लो, डन है। फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का पॉइंट दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। आप अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, सारे ऐड वाले पहले ऐड कर दो और फिर जो सारे लेस वाले हैं वो सारे लेस कर दो। इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका इंक्रीज होगा, और कितने रुपए से इंक्रीज हो रहा है ओपनिंग स्टॉक? 9,000 से, तो ये माइनस हो जाएगा यहां से इंक्रीज होने से, और क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इन पे मैंने कोई नोट लिखा नहीं है, इस पे नोट लिखा था तो इसका वर्किंग नोट नंबर 6 सॉरी 7 है शायद, 7 दे देते हैं, और इन पे लिख देते हैं हैव नेगेटिव रिलेशन विद प्रॉफिट, नेगेटिव रिलेशन विद प्रॉफिट, हैव पॉजिटिव रिलेशन विद प्रॉफिट। कितना कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसलिए मैंने यहीं पे साथ में लिख करके डाल दिया। फिर सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी, डिस अलाउंस ऑफ एक्सेसिव सैलरी टू ब्रदर, आपने भाई को जो एक्सेसिव सैलरी दी वो डिसअलाउ हो जाएगी, और जो अपने भाई को एक्सेसिव सैलरी दी है वो डिसअलाउ होगी 2,000 रुपए से। होपफुली डन है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का डिसअलाउंस ऑफ, इन सब पे मैं मार्किंग कर दूंगा बाद में नोट की, लेकिन मार्किंग करना जरूरी है ताकि पता रहे कि ये आपने कैसे लिखा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, 23,000 कितने का था यार? 23,200 का,
ठीक है, ये नोट नंबर कौन कौन से हैं आपके लिए? सैलरी का सेकंड है और ये कैश वाला थर्ड है, सेकंड और नोट नंबर थर्ड। डन है, ये हो गया डेप्रिसिएशन नोट नंबर फर्स्ट। तो पहले तो डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स माइनस ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर दूंगा, और दिस इज योर 1,05,000 वो ऐड हो गया। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और इसके लिए आपने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया है, और ये है भाई 66,000, 66,000। होपफुली डन है। फिर रेंट एंड रेट वाला हो गया, चैरिटेबल वाला डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड कर दोगे चैरिटेबल एक्सपेंस, चैरिटेबल डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशन इज नॉट अलाउड। इस पे भी हमने नोट लिखा है, और चैरिटेबल के लिए लिखा है 5वां नोट। और ये है भाई 2,000 रुपए की डोनेशन थी, तो ये अलाउ नहीं होगी, तो ऐड कर दिया। डन है आई थिंक, पूरा क्वेश्चन ही डन है अब तो, और कुछ है नहीं इसमें। इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, सिर्फ आपसे इसी हेड की पूछिए, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी के हेड में इनकम करिए कैलकुलेट इसको। 50,000 प्लस 8,100 माइनस 2,400 माइनस 9,000 माइनस सॉरी प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 23,200 प्लस 1,05,000, ठीक है, माइनस 66,000 66,000 और माइनस 2,000, तो ये आपका आ गया 1,26,900। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई। अब हमने इसमें प्रॉपर नोट्स भी अपनी तरफ से शो कर दिए, ठीक है, जो जो चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल थी, जो जो चीज़ें हम यहाँ पे शो कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर दिए, बेसिक सी बात है कि भाई जो जो अनरीजनेबल पॉइंट और जैसे जैसे पॉइंट थे वो सारे हमने यहाँ पे शो कर दिए। डन है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि हो जाती है कई बार। 50,000 हो गया, 8,100 हो गया, माइनस 2,400 प्लस सॉरी माइनस 9,000 प्लस 18,000 और प्लस 25,200 प्लस 1,05,000 प्लस 2,000, तो 1,30,000 आ रहा है ना, एक सही कर लो, 1,26,000 नहीं, 1,30,900। तो ये आपके लिए आ गया इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। इफ assessee opt for, अगर असेसी ऑप्ट करता है किसके लिए, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो इसमें दिया हुआ है कि वो 44 एडी के लिए भी क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको शो करवाता हूं, एक मिनट देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ भी है कि अगर वो प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए ऑप्ट करे तो फिर भाई वो जो सेल्स है उस पर 6%, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सारा कैश सॉरी बैंकिंग मोड के थ्रू हो रहा है, तो सेल्स है 1,12,000 सॉरी 1,12,11,500। ठीक है, आओ, if assessee opt for basis under section 44 AD, then possible income is minimum 6% of
टोटल या ग्रॉस टर्नओवर भी बोल सकते हो, टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का कितने परसेंट, 6%, बिकॉज ऑल रिसिप्ट्स आर थ्रू बैंकिंग मोड, सारी रिसिप्ट्स कहां से हो रही है, बैंकिंग मोड से हो रही है, तो 6%, सिंपल। चलो, तो 6% आपके लिए आ जाएगा पीजीबीपी इनकम, सेल्स है 1,12,11,500 का 6%, 112,11,500 का 6%, ये हो गया जी 6,72,690। तो बताओ आप प्रिजम्पटिव बेसिस है, वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन क्या प्रिजम्पटिव बेसिस ऑप्ट करना चाहोगे? नहीं, प्रिजम्पटिव बेसिस ऑप्ट करने में तो नुकसान है। इनकम 672 हो रही है, वैसे हमारी पीजीबीपी की हेड की इनकम कितनी आ रही है, 1,30,900 ही आ रही है। तो प्रिजम्पटिव बेसिस हर बार फायदा करे ऐसा जरूरी नहीं है, इस केस में तो फायदा नहीं कर रहा। तो होपफुली प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एक क्वेश्चन की आपको समझ आता है। मैंने प्रॉपरली अपनी तरफ से जो पॉसिबली क्वेश्चन में मैं एग्जाम में करके आता मैंने वो बताया, मैं 6 नंबर के अंदर इतना करता, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, मेरे को इतना करना पड़ेगा। बेटा एक बात सोचो, आप टाइम बचाओगे भी तो कहां से, जीएसटी के एमसीक्यू करोगे, आप टाइम बचाओगे इनकम टैक्स के एमसीक्यू करोगे, तो एमसीक्यूज से जो टाइम बच रहा है उसको आपको प्रॉपरली यहां पे लिख करके, अच्छे से लिख करके आपको मार्क्स स्कोर करना है। और जो क्वेश्चन कर रहे हो उसे प्रॉपर करो, बहुत अच्छे से करो, ताकि वहां पे मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाए, बहुत रेयर हो जाए। और देखो आधे अधूरे करोगे तो टैक्स के पेपर में शायद थोड़े कम नंबर आए, इसलिए प्लीज ट्राई करो कि अच्छे से करो जो भी करके आ रहे हो आप, ठीक है। होपफुली डन है इतना। आओ एक क्वेश्चन और पढ़ता हूं, इतना प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं करूंगा उस क्वेश्चन का, बट हाँ उसमें किस तरीके से इनकम कैलकुलेट करेंगे उस पर बात करते हैं। आइए जी बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी सा है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको वो कॉफी वाला क्वेश्चन है, 40% और 60% आपको कंसीडर करके चलना है, या 25-75 जो भी होता है। आपके लिए दो केस थे कॉफी के अंदर, एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम। नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर राजू ए मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई, मैन्युफैक्चरर है भाई, ध्यान रखना कौन है मैन्युफैक्चरर। गिव द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। उसने ये कुछ अकाउंट दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ठीक है अलाउ हो जाएंगे। जीएसटी पेनल्टी भाई कोई भी कहीं भी किसी भी लॉ की पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होती है, डिसअलाउ हो जाएगी ये, ठीक है। जीएसटी पेड अगर टाइमली पे किया तो बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट टू बैंक, सॉरी ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट तो खर्चा है। अगर पेमेंट है 43B लगेगा, ध्यान रखना। कोई भी इंटरेस्ट हो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। अगर पेमेंट हो गई है विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इनकम, रिटर्न के ड्यू डेट से पहले पहले पेमेंट हो गई तो अलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स का अलग निकालेंगे, ये वाला ऐड कर देंगे। फिर आ जाओ क्रेडिट में, तो वहां तो ऊपर तो कुछ नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अदर सोर्सेज में जाएगा जी, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। भाई ये तो टैक्सेबल ही नहीं है, ये इनकम आपकी हटा दी जाएगी। तो अभी के तौर पे इतना समझ आता है। आगे देखते हैं ध्यान से। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज ए कमीशन टू ब्रदर ऑफ द असेसी। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 46,000 रुपए का कमीशन है जो हमने अपने भाई को दिया है। द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज 36,000, लेकिन मार्केट रेट जो है वो 36,000 थी, आपने अपने भाई को दिया तो 46 दे दिया, मतलब ज्यादा पे किया। 10,000 डिसअलाउ हो जाएगा। 10,000 वापस से प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 10,000 डिसअलाउ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, द असेसी पेड 33,000 इन कैश में पे किया है भाई, ध्यान रखना, और वो भी 33,000 टू ए ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑन 29/12/2023। मतलब एक दिन में एक पर्सन को अगर आप एक बिल के अगेंस्ट में 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हो डिसअलाउ हो जाती है। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कैरियर है, और ट्रांसपोर्ट कैरियर के अंदर जो है लिमिट है वो 35,000 है, तो भाई ये आपका बच गया। This amount is included in the manufacturing expense. Assume that the provision relating to TDS are not applicable to this payment. मान लो ये TDS वगैरह के प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे, क्योंकि TDS लगता है तो भाई 194C का TDS इस पे लगता है कॉन्ट्रैक्टर का, और 194C का अगर TDS लग रहा है तो भाई वहां पे भी आपको क्या करना है, इस ट्रांसपोर्टर का TDS काटना है। बट वहां पे भी लिमिट थी कि भाई पैन नंबर वगैरह दे देता है तो फिर TDS काटने की जरूरत नहीं है। बट इसने साफ साफ क्वेश्चन नहीं मना कर दिया कि TDS एप्लीकेबल नहीं हो रहा।
तो कोई नहीं, ये अलाउ होगा भाई, इसको डिसअलाउ नहीं करेंगे, अलाउ होगा, प्रॉपर नोट लिखेंगे, अलाउ हो जाएगा क्योंकि 35,000 की लिमिट है। इस सम ऑफ 4,000 पर मंथ, 4,000 एक महीने का, वाज पेड एज सैलरी टू द स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई ये इंपॉर्टेंट है, 4,000 रुपए की सैलरी दीजिए, ठीक है, महीने की, साल की हो गई 48,000 रुपए, इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो भाई अब कर लो रिकॉर्ड, कोई नहीं, सैलरी खर्चा है, माइनस कर दो। दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, दो ट्रीटमेंट क्यों बोल रहा हूं, देखो एक तो आपने बोला ठीक है जी कि सैलरी खर्चा है, माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है जी कि आपने माइनस नहीं किया, भूल गए होंगे, एरर हो गया होगा, ठीक है, माइनस कर दो 48,000, अभी माइनस कर दो, आप अपने प्रॉफिट को कम कर लो, ठीक है, प्रॉपर करेक्ट है, मेरा भी पहला अजम्पशन यही होगा। दूसरा अजम्पशन, भाई आपने सैलरी शायद इसलिए माइनस ना की हो क्योंकि आपका ये कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो, व्यू लेगा ना असेसिंग ऑफिसर, तो ये व्यू लेगा ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जी नहीं, अनएक्सप्लेन्ड नहीं है, ठीक है, तो क्या ये व्यू हो सकता है, नहीं हो सकता कि ये आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो, और भाई अगर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है तो फिर वो माइनस तो छोड़ो, उल्टा आपकी इनकम में ऐड होगा, ठीक है ना, फिर वो माइनस तो छोड़ो, माइनस कराना तो छोड़ दो, आपका दूसरे ट्रीटमेंट में अगर आप उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मानोगे तो भाई वो दूसरे केस में तो आपकी इनकम में ही 48,000 रुपए ऐड होंगे, प्लस होंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, और फिर जाकर के 78% से इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो आपकी पीजीबीपी की इनकम बढ़ेगी इससे, अगर ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हुआ, और लास्ट में जाकर के जो टैक्स रेट भी है ना वो भी अच्छा खासा है इस पे, ये भी आपको आइडिया है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31/3/2024, बैंक का जो टर्म लोन है वो इंटरेस्ट हमने 31/3/2024 तक 20,000 रुपए दिया है, लोन देख, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसमें से 60 में से 20,000 पे किया है 31/3/2024 तक, एंड द बैलेंस वाज पेड इन नवंबर, बचे हुए 40,000 कब पे किए, नवंबर में, और ये जो बचे हुए 40,000 नवंबर में पे किए हैं ये डिसअलाउ हो जाएंगे जी, ये क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे जी डिसअलाउ, क्योंकि 43B लगता है इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट पे अगर 43B लगता है तो अकॉर्डिंग टू 43B आपको रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले पे करना है, और यहां पे देख लो आपकी अगर सेल्स देखोगे तो 2 करोड़ है, तो आप पे टैक्स ऑडिट हो रहा होगा, और टैक्स ऑडिट हो रहा होगा तो भाई 31 अक्टूबर है रिटर्न फाइलिंग की डेट, और 31 अक्टूबर से पहले पे कर देते तो इंटरेस्ट अलाउ हो जाता, नहीं किया तो अब ये अगले साल में अलाउ होगा, तो 40,000 आपको क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, हाँ अगले साल में क्या करवा लेना, अलाउ करवा लेना। फिफ्थ पॉइंट, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, भाई आपने ये हाउसिंग लोन पे किया, ये 80C में आपको डिडक्शन मिल जाता है जो प्रिंसिपल पे किया, एंड इट रिलेट टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिल्कुल हाँ रेजिडेंशियल का ही होना चाहिए, बाय हिम एक्वायर्ड बाय हिम 22-23 में एक्वायर किया था, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन अलाउ हो जाता है, सेल्फ ऑक्यूपेशन का अलाउ हो जाता है, लेकिन अलाउ तभी होता है जब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना, आपके लिए ये सब 80C 80C सब तभी मिलेंगे जब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये तो सेक्शन 24B में ही अलाउ हो जाएगा, इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे 23,000 का, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर बता रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर भाई आप हाउस प्रॉपर्टी को याद करोगे तभी अलाउ होगा जब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करोगे और न्यू से बाहर आओगे। हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम द कैनरा बैंक, ठीक है जी, दीज अमाउंट्स वर नॉट डेल्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबाउ, तो कोई नहीं किया तो भाई ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, और ये आपके लिए हो गया भाई 80C में, ये वहां चले जाएंगे, और ऑब्वियस ही बात है टोटल इनकम जब हम निकाल रहे होंगे तो वहां हम इसको कंसीडर करेंगे। 6 पॉइंट, डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर द एक्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो ऊपर दिया है वो ऐड कर दोगे और फिर इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। WDV एज ऑन 31/3/2023 माइनस डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके 11,90,000 की WDV है, फिर इसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 से ज्यादा यूज हुआ है 2 लाख रुपए का, ठीक है जी डन है, और 13,90,000 पे 15% निकाल दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे लिए 2,08,500, ठीक है। फिर कह रहा है टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एडिशन 4 लाख का हुआ है, जिसमें से 2 लाख का जो है वो 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है, तो बचे हुए 2 लाख 180 दिन से कम हुए होंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनना वापस से, आपके लिए यहां पे एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख जो 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है, टोटल एडिशन 4 लाख का हुआ है, तो इस 4 लाख में 2 लाख तो वही है ना जो आपके 180 दिन से ज्यादा यूज हुए हैं, बचे हुए 2 लाख कौन से हो गए होंगे, जो 180 दिन से लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, 180 दिन से
कम है। तो ऐसे केस में भाई इस पे आप जो है वो 15% लोगे, लेकिन पूरे साल भर का नहीं लेंगे, 50% ही डेप्रिसिएशन कंसिडर करोगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख का 15% इंटू 50%, दिस इज 15,000। कितने रुपए आ गया? 15,000। इसको जोड़ दोगे 2,08,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया 2,23,500। तो भाई डेप्रिसिएशन हो गया 2,23,500, जो ऊपर दिया है वो आप हटा दोगे। कंप्यूट द टोटल इनकम, भाई टोटल इनकम निकालनी है, सिर्फ पीजीबीपी की नहीं, बाकी की भी, ऑफ मिस्टर राजू फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, अज्यूमिंग ही पेज टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। मतलब न्यू टैक्स रिजाइम, वो ओल्ड को ऑप्ट नहीं कर रहा, ओल्ड को ऑप्ट नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट ही इररेलेवेंट हो गया। ये जो हाउसिंग इंटरेस्ट वाला और जो 80C वाले पॉइंट थे, ये इसका मतलब ही नहीं है। अब क्यों? क्योंकि भाई ये कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आपको तब मिलते हैं जब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हो। इग्नोर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14A फॉर डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम मतलब एग्रीकल्चर इनकम जो आपने कमाई है उसके रिगार्डिंग कौन सा एक्सपेंस है, ये बता ही नहीं रखा, तो बता ही नहीं रखा तो फिर भाई उसको कंसिडर हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करके बताता हूँ, आप प्रॉपरली ना करके मैं मेनली आपके लिए यहाँ पे यूज कर लेता हूं साइड वाली जगह, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगी पीजीबीपी की। अब देखो पीजीबीपी की भी निकालनी है और बाकी हेड की भी निकालनी है, तो बाकी हेड में क्या क्या दिया होगा वो देखते हुए चलेंगे। तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट दिया है सबसे पहले, तो 5 लाख का क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये डन है। अब इसमें से जो ऊपर दी गई चीजें हैं जो प्लस माइनस होनी है वो, जैसे एक तो ये डिविडेंड इनकम 15,000 हटाओ, एग्रीकल्चर इनकम 1,80,000 ये भी हटाओ, खर्चों में देखो जीएसटी की पेनल्टी जोड़ दो जी 5,000 रुपए की, ठीक है। ये 15,000 पीजीबीपी में अदर सोर्सेज में हो चले गए, तो मैं दूसरे हेड की इनकम भी साथ साथ में लिख देता हूं। अदर सोर्सेज की मेरे को एक इनकम आ गई है और वो इनकम है अदर सोर्सेज की 15,000, डन है, ठीक है। ये डन है, ये डन है। फिर जीएसटी पेनल्टी वापस से ऐड कर दी, जीएसटी पेड तो ठीक है, अलाउ हो जाएगा टाइमली पे किया तो। बाकी कोई डायरेक्टली डेप्रिसिएशन ऐड कर दो जी 2 लाख रुपए का, और जो हमने निकाला था 2,23,500 वो क्या करवा दोगे, यहाँ से माइनस करवा दोगे। ये लो जी, डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी डन है। अब आ जाओ नीचे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 10,000 डिसअलाउ करना था, तो कितने रुपए डिसअलाउ कर देता हूँ? 10,000 रुपए डिसअलाउ करवा देता हूँ। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के बाद में भाई ये वाला पॉइंट था, तो इसमें तो ये खर्चा अलाउ हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, कैश में 35,000 तक की लिमिट है। अगले पॉइंट में सैलरी, भाई मेरी पहली अजम्पशन तो यही बनती है कि मेरा भाई ये खर्चा जो है वो मेरे को अलाउ हो जाना चाहिए और मैं इसका प्रॉपर प्रूफ दे दूंगा कि जी हाँ ये मेरा खर्चा था और एक्सप्लेन्ड है। अनएक्सप्लेन्ड हुआ तो फिर ये आपके 48,000 ऐड होंगे, और अगर एक्सप्लेन्ड हुआ मतलब आप प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर ये 48,000 क्योंकि आपका खर्चा है, तो आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, इसको माइनस करवा सकते हो। ये प्रॉपरली आपको नोट लिखना पड़ेगा। और अल्टरनेटिव देखो, ऐसे केस में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आता ही है, इंस्टीट्यूट का देता ही देता है। टर्म लोन है तो 20,000 40,000 डिसअलाउ हो जाएंगे, तो 40,000 अगर डिसअलाउ हो रहे हैं तो 40,000 ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपके प्रॉफिट में। ये लो 40,000 हमने ऐड कर दिया, इस पॉइंट का डन है। इसका कुछ करना नहीं है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी में कुछ आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी और ना ही 80C वगैरह में कहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन आई थिंक हमने कंसीडर कर ही लिया है, तो होपफुली ऑलमोस्ट सारी चीजें डन है। अदर सोर्सेज की इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम लॉस आ नहीं रहा। लॉस आता अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम को से ऑप्ट आउट करते और ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते तो आपके लिए लॉस आता। क्यों आता लॉस? क्योंकि जी हमने जो है 24,000 रुपए के आसपास का कुछ इंटरेस्ट पे कर रखा था, इसलिए लॉस आता। 5,000 प्लस 2 लाख माइनस 2,23,500, ठीक है। 2,23,500 में प्लस कर दो 10,000, ठीक है, और माइनस कर दीजिए 48,000 और प्लस कर दीजिए 40,000, तो भाई ये आ गया 288,500। अब ध्यान रखना एक ही ट्रीटमेंट ऐसा है, जैसे ये 48,000 का ट्रीटमेंट ऐसा है, अगर इसको आप प्लस करवाओगे तो फिर 96,000 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप इसको प्लस करवाओगे तो फिर डिफरेंस जो आपके लिए आ रहा होगा वो आ रहा होगा 384,500 आ रहा होगा। और भाई 15,000 की आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, तो होपफुली डन है। इतनी बात समझ आती है, बाकी कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बाकी तो इजी सा था। आओ जी इसको सोल्यूशन से आपको चेक करवाता हूँ कि क्या हमने किया है और क्या ये हमने जो समझा है या हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 9। तो 9 में पीजीबीपी की इनकम के निकालते हैं। सबसे पहले 5 लाख रुपए का उठाया, एक्सेस कमीशन ऐड कर दिया, देख सकते हो आप। इसका कुछ नहीं किया, जो डिसअलाउंस 35,000 की लिमिट थी कुछ नहीं किया, इन्होंने यहीं पे लिख रखा है। सैलरी पेड टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अज्यूमिंग दैट द एक्सपेंडिचर इज इन नेचर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना है, तो इन्होंने ऐड कर दिया 48,000। अल्टरनेटिवली मैंने क्या करवाया था? माइनस। देखो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कहीं दिया हो
हाँ नोट्स में अल्टरनेटिव व्यूज भी दिए हुए हैं. It is also possible to take a view that the salary not recorded in the books of account was an erroneous omission, मतलब गलती से हो गया, and that is the assessee has offered satisfactory explanation for the same. और अगर आप satisfactory explanation दे देते हो, in such a case the same should be added back as unexplained expenditure but would be allowable as deduction while computing the profit and gains of the PGBP. तो ये आपको क्या हो जाएगा, बेसिकली नॉट टू बी एडेड, इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे हम इसको और खर्चे के तौर पे आपको क्या करवा देंगे, अलाउ. तो उस केस में आपके लिए 48 प्लस 96,000 का आपके लिए डिफरेंस आ ही रहा होगा. ठीक है भाई. पेनल्टी जो है इज नॉट ए डिले इन द पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स और वेट, तो इसलिए भाई ये डिसअलाउ होता है. तो पेनल्टीज वगैरह जो है वो क्या रहेंगी, आपके डिसअलाउ रहेंगी. अगर आप ये मानते हो कि भाई जीएसटी पेनल्टी रीजन और लेवी पेनल्टी इज नॉट गिवन, पेनल्टी का कोई रीजन गिवन नहीं है, हो सकता है ये लेट फीस हो, तो लेट फीस है तो फिर अलाउड रहेगा, फिर आप इसको ऐड नहीं करवाओगे. बट नाम में ही जब पेनल्टी है तो पहला ट्रीटमेंट तो यही समझ आता है कि भाई उसको ऐड बैक कर दो, वो डिसअलाउ होना चाहिए आपके लिए. आगे जी देखते हैं, आगे देखते हैं. ये 48,000 का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट था, आप माइनस कर सकते हो. 40,000 जो मेनली 43B लग गया, बैंक लोन टाइमली पे नहीं किया, जीएसटी की पेनल्टी ऐड कर दी, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, फिर माइनस कर दिया भाई 15,000 की अदर सोर्सेज की इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर दी, 2,23,500 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 384 आ गया. अल्टरनेटिवली मैं इसमें से 96 माइनस कर रहा था तो मेरा आंसर आ रहा था 288,500 और वही आपके लिए ऊपर आया भी था. डन है. इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि भाई वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नॉट बी डिडक्टेबल सिंस मिस्टर राजू पेइंग टैक्स एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. डन है. 80C में कुछ नहीं मिलेगा भाई क्योंकि अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वो टैक्स दे रहा है, तो ये 15,000 ये हो गया, बस डन है, कोई दिक्कत नहीं है. आपके लिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई वर्किंग नोट में. होपफुली देखो इतना मुश्किल नहीं है, बट प्रेजेंटेशन सीखनी है, हमें घर पे क्वेश्चन करने हैं, वो पार्ट मेरे लिए मेजर है. तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं. प्लीज इनको कवर कर लीजिएगा. ऑल द बेस्ट गाइज. पीजीबीपी खत्म करिए अपने साइड से, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ टोटल इनकम.